तो आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। और ये लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है पहली बार हम ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। एक्चुअली इलेक्शन आप देखेंगे 1 से 1.5 घंटे के ऊपर इसका ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है, फिर भी हमने इसको पूरा दिन का रखा है। यदि आप लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट लंच यदि प्रैक्टिकली आप चाहते हो तो हम प्रैक्टिकली भी एक इलेक्शन प्रोग्राम बना लें। तो मेरे साथ मिस्टर एडवोकेट SN अट्टनकर है। अट्टनकर, he was earlier with the Saraswat Bank and of course he has worked in the real estate also. He has worked in the NPA and recovery management. तो अट्टनकर जी प्लीज आप भी लोगों को स्वागत करिए। थैंक यू सर। जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो एसोसिएशन है उसका चेयरमैन वो एज ए चीफ प्रमोटर है, और उसके बाद ऑफकोर्स एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है। यस, वेलकम। Morning, everybody. My name is Siddharth Attarkar. Actually, if you see in that arose registration, my name is, as per record, Siddha Rameshwar. So, लोग भूलना नहीं चाहिए। पण मी मुद्दाम ते सिद्धार्थ हा माझा पहिल्यापासून पॅटर्न झालेला आहे, त्या सिद्धार्थ अत्तरकर यूज करतो, पण लोकांना कन्फ्युजन होऊ नये त्या ते तुम्ही रेफर केलं ऑफिशियल नाव सिद्धा रामेश्वर बस ते। सेकंडली हा रिटर्निंग ऑफिसरचा जो असोसिएशन बनवायचा वगैरे जे विचार केला आणि रिटर्निंग ऑफिसरसाठी जो असोसिएशन बनवायचा जो संकल्पना आली त्याचा श्रेय जातो ॲक्च्युली प्रभू सरांनाच जातो। प्रभू सरांनीच म्हटलं तुम्हाला कोऑपरेटिव्हचा एक्सपिरियन्स आहे, प्लस ॲडव्होकेट आहात, तुम्ही एक असोसिएशन बनवा जेणेकरून आपण रिअली प्रोफेशनली काम करूया, असं त्यांचा एक आयडिया होता। त्यामुळेच मी इनिशिएट घेतला। त्यामुळे हा पूर्ण जरी आपण त्यांनीच म्हटलं की तुम्ही चेअरमन व्हा आणि सगळं असं सजेशन केलं, त्यामुळे मी हे रजिस्ट्रेशनच्या प्रोसेसमध्ये आहोत। आणि तसं म्हटलं तर प्रभू सरांना सहकार क्षेत्रातला कालच एक व्यक्तीने मला फोन केला, त्यांचं नाव जरी प्रभू असला ते खरोखर आमच्यासाठी प्रभू आहेत म्हणून सांगितलं काल, देवापेक्षा कमी समजलेलं नाही त्यांना। प्रभू सर, काल एका व्यक्तीने मला फोन केला होता, हाऊ यू आर असोसिएटेड विथ प्रभू सर, मग सांगितलं माझा बॅकग्राऊंड, मग ते बोलले की आमच्यासाठी प्रभू म्हणजे देवासारखं सर। म्हणजे इन शॉर्ट मी जरी कोऑपरेटिव्ह बँकेत काम केलेलं आहे, पण ते आज कित्येक वर्षात कोऑपरेटिव्ह मधला प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स त्यांना जास्त आहे। मी बँकेत काम केलं खरं, पण ह्यांनी सेवा महासेवा नाव मध्येच म्हटलेलं आहे की त्यांनी मी सेवा करणार, हा त्यांचा दृढ निर्णय आहे। आणि महत्वाचं आता रिटर्निंग ऑफिसर मध्ये व्हॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल रिटर्निंग ऑफिसर इज की आपण प्रोफेशनली, मी गेल्या वेळी आपण झूम मीटिंग केला होता, आपण असं म्हटलं होतं, मी स्वतः म्हटलं होतं की आपण सगळ्यांनी प्रोफेशनली काम करूया। प्रोफेशनलचं मिनिंग काय की एक व्यवहार आपण सोसायटीशी केला की हे सर्व्हिस देणार, तो सर्व्हिस काय झालं तर द्यायला पाहिजे, किंवा फी बद्दल डिसिजन झाला की बाबा मी एवढा फी घेणार, रिजनेबल जे काय फी तुमच्या हिशोबाने आहे किंवा ते दोघे एग्री होतात, मग तो फी तेवढाच घ्या, किंवा जास्त सर्व्हिस करावा लागला तेव्हा मला एक्स्ट्रा, असं काय म्हणजे म्हणतो ना शब्द पाळा, शब्द म्हणजे रिअली पाळा, म्हणजे शब्द दिला तो शब्द पाळा। ह्याचा फायदा काय होईल, ह्याचा फायदा ज्यावेळी इलेक्शन होईल त्यावेळी मग पुन्हा तुम्हालाच बोलवतील, नाही तर अरे गेल्या जो रिटर्निंग ऑफिसर होता आम्हाला सर्व्हिस चांगलं दिलं नाही, त्यांचा बोलण्यावर आम्हाला असं वाटलं आम्हाला ह्या दुसरा बदलायचं आहे, असं होता कामा नये। त्यामुळे हा तुम्हाला सांगतो अगदी प्रोफेशनल, आमच्या लॉयरच्या एथिक्समध्ये पण असंच आहे, मी सांगत नाही की सगळे लॉयर एकदम डिसिप्लिन पाळतात वगैरे आहे, परंतु आपण प्रोफेशनलिझम हा शब्द डोळ्यासमोर ठेवा, कारण सरकारने पण जो हा ऍक्ट आणला, रूल आणला, एक मग उद्देश ठेवला की बा सोसायट्यांचा हा सिस्टमॅटिक कार्यक्रम व्हावा इलेक्शनचा। याचा मागचं उद्देश अजून एक आहे की इलेक्शन झाले की लगेच कोर्टात लोक जातात, आता कोर्टात गेले की आमच्यासारख्या वकिलांचाच फायदा होतो, तो भाग वेगळा, परंतु मी स्वतः म्हणतो असं होऊ नये, शेवटच्या गोष्टीसाठी वकिलाकडे जाणे, कोर्टाकडे जाणं असं होऊ नये, तर आपण सिस्टमॅटिक केला, ऍज पर लॉ रूल केला, पक्षपात केला नाही आणि तुमचं नाव होणार, ते नाव झाल्याने काय दॅट इज अ बिगेस्ट असेट, मी असं समजतो, म्हणून तो ऍसेट कमवा। त्यामुळे आपोआप तुम्हाला ह्या फील्डमध्ये आता विचार करा, पूर्ण आता तर आपल्याला मुंबई पुरता आपण आहोत वगैरे, भविष्यात दुसऱ्या फील्डमध्ये पण आपण रिटर्निंग ऑफिसर आपण करून घेणं वगैरे वगैरे आपण प्रस्ताव ठेवायचा, प्रभू साहेबांशी माझं बोलणं पण झालं, जेणेकरून अजून बरेच फील्ड आहेत। मग ह्या एक्सपिरियन्समुळे
मग दुसऱ्या फील्डमध्ये पण ह्या आता मला ही सोसायटी दिलेली आहे, मग नंतर दुसऱ्या संस्थेमध्ये का नको, ह्या प्रकारच्या संस्था का नको, असे करून आपण वाश करू शकतो. पण त्यासाठी ते बघतील काय तुमच्याकडे प्रोफेशनलिझम आहे का. मग आपण बोलू शकतो बाबा आमच्याकडे ट्रेनिंग आमच्या आरोना दिलेलं आहे, त्यामुळे आम्ही सगळं ट्रेंड आहेत, क्वालिफाईड आहेत, एक्सपिरियन्स आहे, त्यामुळे आम्हाला हे अजून एक्सपान्शन करावं हे आम्ही प्रस्ताव सरकारकडे देऊ शकतो. पण इट विल टेक एक दीड दोन वर्ष गेलं की आपण सांगू शकतो, तो प्रस्ताव सरकारकडे देऊ शकतो, जेणेकरून हा फुल टाइमचा जॉब होऊन जाईल. म्हणजे ह्याचा मागचा उद्देश काय, रिटायर्ड लोक भरपूर आहेत. मी असं माझ्याकडे जे येतात फोन, आत्ताच इथं एक मोहिते म्हणून आहेत, मोहिते कुठे आहेत तुम्ही हात वर करा. हां, तर आता हे आता हे चार्टर्ड अकाउंटंट पण आपला अकाउंटिंगचं काम पण करतात आणि आता हे आरो झालं. म्हणजे एक प्रकारचं दोन्ही टाईपचं सहकार क्षेत्रात भरपूर काम आहे. फक्त तुम्ही प्रोफेशनलिझम नॉलेज अपडेट करत राहा. यांच्यात मासिक पुस्तक पण निघतो, त्या पुस्तकातून नॉलेज घेत जावं. आणि एकमेव कार्यक्रम असा ठेवला पाहिजे की प्रोफेशनलिझम, बस आपोआप तुम्ही पुढे जाणार. हे माझा कॉर्पोरेटमधला एक्सपिरियन्स आहे. आज मी पण बँकेत क्लरिकल मधून काम करता करता असिस्टंट GM करून गेलो, त्याच्यानंतर मी स्वतः प्रॅक्टिस चालू केला. त्यामुळे हे हार्डवर्क केल्याने सगळं सक्सेस होऊ शकतो. आता जास्त वेळ न घेता प्रभू सरांना मी विनंती करेन मार्गदर्शन करावं. थँक्यू. थैंक यू सर. अभी हम क्या करेंगे कि शुरुआत में 15-20 मिनट या आधा घंटा आप लोगों ने इलेक्शन में किस तरह से जानकारी लिया, थोड़ा सा नोटिफिकेशन देखा होगा, कुछ न्यूज़ आइटम देखा होगा, तो आपका मन में बहुत सारा डाउट्स होगा. तो मैं क्या करता हूँ, पहला शुरुआत में आपका मन में जो भी डाउट्स है मैं लिख के निकालता हूँ. तो मुझे लगता है हैंडराइटिंग किसका अच्छा है? हाँ, कंप्यूटर का अच्छा है. ठीक है. हाँ, नहीं ठीक है, कोई नहीं, एक नोटबुक में आप लिख लेना, मैं भी मेरे हिसाब से लिखता हूँ. ये पहला सवाल लेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे. ये जो सेशन है जितने भी हो सकते हैं उसको इंटरेक्टिव करेंगे. तो पहला मैं ये देखना चाहूँगा कितने लोग रजिस्टर्ड, जिसको हम बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, जो पैनल में है. जरा हाथ ऊपर करिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मुझे लगता है 14 या 15 RO है. और बाकी का हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर जो रिटर्निंग ऑफिसर करके काम करना चाहते हैं वो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो सोसाइटी ये 15 है, बाकी का सोसाइटी का 9 है. बाकी का ऑफ कोर्स यू वांट टू लर्न. ठीक है, तो नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड फर्दर. आप लोग का मन का सवाल हम लेते वन बाय वन. यस, कोई भी बोल सकते हैं आप. हाँ, ये माइक लीजिए. अभी सर ने कैश फीस के बारे में बात की. हाँ तो मैं जानना चाहता हूँ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हाँ इफ आई बिकम अ रिटर्निंग ऑफिसर हाँ. and I don't charge, whether it will be all right if I give the honorary service as a returning officer, whether it will be all right or whether it will be conducted as a bad peer or something. नहीं नहीं, देखो रिटर्निंग ऑफिसर ऑनरली हो सकता है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आपको कभी भी किधर भी बोला नहीं कि आपको पैसा लेना है. और यदि सोसाइटी का मेंबर होने के बावजूद आप कम से कम 60 दिन उसके ऊपर काम करने वाले हैं, मिनिमम 60 डेज. यदि हम 60 डेज काम करने वाले हैं, हमारा वक्त देने वाले हैं, तो यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ ऑनरियम लेना है और मैनेजिंग कमेटी उसको पास करती है, तो आप वो ले सकते हो. ऑनरियम कितना होना चाहिए उसका कोई लिमिट नहीं है. वो 1 रुपया भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, जो भी है वो आप ले सकते हो. तो 1 ऑनरियम हो सकता है. फीस आप नील भी ले सकते हो. और दूसरा सवाल आ सकता है फीस को लेकर, क्या रजिस्टर्ड आरओ जो है, जिसको हम बोलते हैं एम्पेनल आरओ है, क्या उनके लिए फीस का नक्की किया है? बिल्कुल फीस नक्की हुआ नहीं है. गवर्नमेंट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी फीस. तो यदि आपको फीस लेना है तो आपको कोटेशन देना है सोसाइटी को. सोसाइटी 2-3 लोगों से कोटेशन लेगी
उसके बाद उनको लगता है कि ये आरओ ठीक है, हमारा सोसाइटी का नजदीक है, ये सर्विस दे सकता है, तो फिर वो अपॉइंट कर सकता है। तो वो फीस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बट पहला सवाल ये है, क्या मैं ऑनरी मतलब ऑनरी काम कर सकता हूँ? आंसर इज यस, और वही अपेक्षित है। व्हेन सोसाइटी का मेंबर को जब एक रिटर्निंग ऑफिसर करके सोसाइटी अपॉइंट करते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू डू दी ऑनरी, बट कैन यू चार्ज सम फीस? द आंसर इज यस। हाँ, जो भी खर्चा होता है, जैसे कि प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, या उधर मंडप डालना है, ये जो भी खर्चा है, चाय पानी है, तो वो खर्चा जो है सोसाइटी अपने जेब से करना चाहिए, वो रिटर्निंग ऑफिसर अपने जेब से नहीं करेंगे। ठीक है? यस, एनी अदर क्वेश्चन? या आप कौन सा सोसाइटी से हैं सर? ओके, नमस्कार हा, सर, नमस्कार. मी सुनील गोरे या हो. माझा प्रश्न असा आहे, आरो जेव्हा होतो तर तेव्हा समजा आता माझी सोसायटी आहे, त्यामध्ये समजा मी ऑनरेबल सर्व्हिस दिली आरोची, तर इलेक्शनला उभं नाही राहू शकत. नाही, बघा, आरो कोण होऊ शकतो? आरो जो एक्झिस्टिंग कमिटी मध्ये आहे तो होऊ शकत नाही. तुम्ही ऑडिटर असतील तर नाही होऊ शकत. तुम्ही त्या सोसायटीचे एम्प्लॉई असेल तर होऊ शकत नाही. तुम्ही पुढे येऊन ज्यांना प्रपोज करणार नाही, ज्यांना सेकंड करणार नाही आणि इलेक्शन मध्ये उभे राहणार नाही, असं आरो स्वीकारू शकतो. म्हणजे तुम्ही पुढे राहू शकत नाही, तुम्ही प्रपोज सेकंड पण करू शकत नाही, तुम्ही इलेक्शन मध्ये पण उभे राहू शकत नाही. पण तुम्ही विचारणार, मला मतदानाचा अधिकार आहे का? येस, यू ॲज अ मेंबर ऑफ द सोसायटी, after everybody voted, you can also vote, but you cannot stand in the election. Absolutely. Only thing, you should not be a part of the present committee, and you should not be part of the future committee. You should not be proposing the candidate. You should not be seconding the candidate. Who can be an RO? Yes, anybody can be an RO. RO means returning officer. Okay. Next. He can definitely vote. He is got a voting right. Regarding this question, 1 minute. sir, as you said, you can't be the part of the future project as such. Now, in what way it is going to hamper the project? And giving them No, you are not part of the future committee. I have not said project. You cannot be a part of the future committee. Huh. Now, today I am a member as a sitting in the shoes of a member. I have done the RO job as an honorary partner. Now, why I can't be the member of the committee as one? No, I am saying you cannot stand in the election. No, that committee is a quite different issue. Here is a No, wait. Let us not get confused. Once you are a returning officer, you should be unbiased. Because you should be unbiased, naturally you cannot contest the election. No, I am not going to contest it. You don't contest the election after somebody vacates the seat and there is a casual vacancy, and that casual vacancy has to be filled, and at that time the returning officer may be considered. Okay, I think you are asking that question. Yes. What is casual vacancy? Casual vacancy मतलब आगे जाके कभी भी मान लो एखादा मेंबर गुजर गए, या एखादा मेंबर ने रेसिग्नेशन दिया, एखादा मेंबर ने फ्लैट बेच दिया, वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर, और उसके बाद उसको कोऑप्शन करना है, तो सब्सिडरी इलेक्शन होगा. उस टाइम में वही रिटर्निंग ऑफिसर जिन्होंने कमेटी इलेक्ट दिया था, वो कोऑप्शन में आ सकता है क्या? आंसर यस, ही कैन, बट नॉट इमीडिएटली. यू कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन. ओके, यस, एक मिनट. ह्यांच्या काय? अच्छा, हाँ, कोऑप्शन का जो रूल्स है वो अभी तक बना नहीं है, ड्राफ्ट स्टेज में है. उसमें ड्राफ्ट स्टेज में हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है, वो तो मैनेजिंग कमेटी को खुद को करना है जनरल बॉडी के सामने, बट उसका अभी तक कोई भी क्लैरिटी आया नहीं. तो ड्राफ्ट रूल्स, कोऑप्शन इज नॉट ए इलेक्शन. पहला हमने इलेक्शन रूल में उसको डाल के भेजा था, क्योंकि आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कमिटी हु फ्रेम दिस रूल्स, तो हमने इसी रूल्स में डाल के भेजा था. लेकिन लॉ एंड जुडिशियल बोला कि नो, इट कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, इट हैज टू बी अदर देन द इलेक्शन प्रोसेस. तो इसके लिए वो जनरल रूल्स बन रहा है, उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया है कि मैनेजिंग कमिटी विल इनवाइट द एप्लीकेशन, दे विल प्लेस बिफोर द जनरल बॉडी, एंड जनरल बॉडी विल
co-opt the member. There is no going to be election. However, now the law and judiciary will decide whether the managing committee will co-opt or it has to be through the general body. उसका अभी आंसर थोड़ा दिन के बाद आएगा. आज के तारीख में वो आंसर नहीं है. बट सोसाइटी कैन co-opt, इतना लिखा है कायदे में, ऐसा लिखा है आप देखेंगे. आई थिंक 154B19 4 में ऐसा लिखा है सोसाइटी कैन co-opt in the casual vacancy. But how to co-opt, rules are not made. नहीं अभी वो कितना क्या है उसका क्लैरिटी भी नहीं है, वो आएगा. आज के तारीख में 2 नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो, क्योंकि उधर ऐसा नहीं लिखा है कि यू कैन co-opt only 2. वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ने एक सर्कुलर निकाला था, कोऑप्शन करने तो 2 ही करो करके, लेकिन वो रूल्स लेस देन 250 के लिए लागू नहीं है या हाउसिंग सोसाइटी को लागू नहीं है. One more question. Regarding the RO है, वो first it has to be from the member of the society or it can be appointed to the panel. देखो. Any difference between the member becoming RO and panel? या the सवाल इनका ये है, you are the society member. ओके. सवाल ये है, आरओ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए? आंसर जरूरी नहीं है. कई बार क्या होता है, हाउसिंग सोसाइटी में 2 ग्रुप 3 ग्रुप होता है और एग्जिस्टिंग कमिटी बहुत बायस हुए ऐसा लगता है, तो फिर सोसाइटी वाला बोलता है कि जो जिसको भी पूछते हैं बोलता है कि हमको ये इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर नहीं करना है, वो ट्रेनिंग नहीं लेना है, वो कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो कोर्ट कचहरी में कौन जाएगा, किसी को जिम्मेदारी नहीं लेना है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि यदि कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर तैयार नहीं होता है, उसको ऑप्शन तो देना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने हर एक डिवीजन वाइज, जरा समझ लीजिए, हर एक डिवीजन वाइज एक पैनल तैयार किया. वो पैनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर्स है, उसके बाद एडवोकेट्स हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स है, जिनको तजुर्बा है इलेक्शन करने का, उन लोगों को लिया है. मुझे लगता है कि हमारा मुंबई डिवीजन के लिए 340 अपना आज के तारीख में 340 जो इलेक्शन ऑफिसर का पैनल तैयार हुआ है. आप उनसे भी ले सकते हो, यदि सोसाइटी में कोई तैयार नहीं है तो वो ले सकते हो. डिफरेंस आपने पूछा क्या, डिफरेंस यही है, सोसाइटी का मेंबर है तो सस्ता में हो जाएगा, आपको फीस भी नहीं देना पड़ेगा. और यदि आप रिटर्निंग ऑफिसर बाहर से लेते हो तो फिर उससे वो फीस देने लगे, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा. तो इसके लिए उनसे कोटेशन लेंगे, सोसाइटी को 20-25 हजार जो भी है खर्चा आएगा. आई थिंक. एंड दूसरा जो डिफरेंस है, सोसाइटी वाला है तो आपको थोड़ा सा बायस्ड है ऐसा वैसा लग सकता है और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो सकता है, और इलेक्शन होने के बाद भी ये आदमी ने गड़बड़ किया ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा अपना नाम अच्छा काम करके भी खराब हो सकता है. बाहर का आदमी आए तो काम किया, इलेक्शन करके वो चला गया, सो ही इज नॉट अटैच्ड टू दैट इलेक्टेड कमिटी. सर नाम तो ऐसे ही खराब होता है कमिटी में. Is it necessary for, suppose I am a member of society and I become a RO, is it necessary for me to become a registered RO? नॉट रिक्वायर्ड. जो मेंबर सोसाइटी का मेंबर है, जिसको इलेक्शन ऑफिसर करके काम करना है, उसको एक डिक्लेरेशन देना है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी फ्यूचर कैंडिडेट एंड आई एम नॉट प्रपोजिंग एंड सेकेंडिंग एंड आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी पार्ट ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर. उतना ही है, मगर आपको रिटर्निंग ऑफिसर का पैनल में आने का जरूरी नहीं, मगर आपको ट्रेनिंग लेना है. ट्रेनिंग किससे लेना है? ट्रेनिंग 2 आदमी से लेना है, एक 2 में से एक डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन जो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं उनसे आप ले सकते हो. उनसे इलेक्शन ऑफिसर का ट्रेनिंग लिया करके एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको. जिन्होंने भी आज एनरोल किया है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा. वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है. गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूट लगभग 9 गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूट है, जिसमें एक महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ है, सहकार भारती है. आज आपको हम सर्टिफिकेट देंगे वो सहकार भारती का देंगे. तो आज ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपना सोसाइटी में जाके इलेक्शन ऑफिसर का पोस्ट ले सकते हो. ठीक है? आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. इसके ऊपर चर्चा चल रही है. आज के तारीख में वो प्रावधान नहीं है. आप अपना सोसाइटी का इलेक्शन कर सकते हो
और दूसरा सोसाइटी का इलेक्शन करना है तो फिर आपको पैनल में आना है। जो पैनल में है वो कितने भी सोसाइटी का इलेक्शन कर सकता है, लेकिन जो पैनल में नहीं है वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का ही कर सकते हैं। अभी आप पूछेंगे क्यों? कारण यही हो सकता है कि महाराष्ट्र राज्य सरकारी संघ, सॉरी महाराष्ट्र राज्य इलेक्शन अथॉरिटी जो है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, दे वांट टू हैव ए कंट्रोल ऑन द इलेक्शन ऑफिसर. If it is within the society, then society can take the responsibility. If it is outside the society, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो क्वालिफाइड है, जिसका एक्सपीरियंस है, तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी कैन टेक ए डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दैट इफ दे डू सम करप्ट प्रैक्टिस. क्या होता है मैं आपको बताऊं. कंडक्टिंग द इलेक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. जो अभी आज आरओ करके एम्पैनल हुआ है, आपको अभी ऐसा लगता होगा वो सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है. रिटर्निंग ऑफिसर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो डिसीजन आपको उस टाइम में लेना है. और हर एक सोसाइटी में कम से कम 2 या 3 ग्रुप होता है. आपको इतना सताएंगे कि आप पूछो मत. अभी बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो बाद में आएगा जब आप इलेक्शन में काम चालू करेंगे तो. नहीं, देखो डरने की बात ऐसा है, आप टीएन सेशन का नाम तो सुना ही है. और आज हर एक इलेक्शन में क्या होता है, हर एक इलेक्शन में डरने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप जब काम करते हो तो आपको समझना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ. यदि आपको यही समझ में नहीं आता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो देन इट इज ए डिफिकल्ट थिंग. Because what happens in every society, there is going to be 1 or 2 people who are going to take the election officer to the task. If he does not perform properly, so his duty has to be performed properly. Why we are conducting today full day election training? जैसा मैंने बताया ये 1-1.5 घंटे का ट्रेनिंग है, फिर भी हमने एक फुल डे का रखा है ताकि all the doubts should be clear. तो अभी आगे बढ़ते हैं. और सब कोई सवाल? सर आपने बोला फ्यूचर में ही कैन नॉट चेक फॉर कमिटी में नहीं खड़ा रह सकता है. फ्यूचर मींस फॉर पर्टिकुलर दैट इलेक्शन, Only that election. ओनली दैट. Only particular election. फ्यूचर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. फ्यूचर इलेक्शन में रह सकता है. वो पर्टिकुलर वो जिस इलेक्शन में आप रिटर्निंग ऑफिसर बना है वो पर्टिकुलर टर्म के लिए, वो भी टर्म के लिए नहीं बोलता हूँ, वो पर्टिकुलर इलेक्शन टाइम तक. एक बार इलेक्शन हो गया, नया कमिटी आ गया, एक आधा कैजुअल वैकेंसी हो गया, और उसमें आप कंटेस्ट कर सकते हैं. हॅलो, तुम्ही सांगितलं की ऑडिटर इलेक्शन ऑफिसर होऊ शकत बरोबर. प्रिव्हियस इयर ऑडिटर इलेक्शन ऑफिसर होऊ शकतो, करंट इयरचा घेऊ शकत नाही. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. आता तिथे प्रिव्हियस इयर हे ते म्हटलेलं नाहीये, ते बोललेत ऑडिटर. मला असं वाटतं तुम्ही कुठलंही ऑडिट केलं असेल, ज्या संस्थेचं तुम्ही ऑडिट केलेलं आहे तिथे तुम्ही रिटर्निंग ऑफिसर होऊ नका. बिकॉज वेदर इट इज दॅट इयर ऑर अर्लियर इयर, बिकॉज इट इज व्हेरी वेग अँड वी डोंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क. बरोबर आहे ना? तर इट हॅज नॉट बीन सेड दॅट यू शुड नॉट बी ऑन ऑडिटर फॉर द प्रिव्हियस इयर. इट सेज द ऑडिटर ऑफ द सोसायटी. यू मे बी ऑडिटर अबाउट 10 years back for that society. Then also I personally feel you should not, because whenever there is a vague provision, then we should not take the this one. We should take the extreme view. I was an auditor of that society, so let me not. ठीक है ना? हाँ, but you can be auditor of one society, but you can do the audit returning officer of all other societies. आपल्याकडे साहेब तुम्ही जस्ट समजून घ्या, तुम्ही ऑडिट करत असतील आतापर्यंत समजा 1000 सोसायटी, मी तर असं म्हणेन आपल्या मुंबईमध्ये 35,000 गृहनिर्माण संस्था आहे. तुमच्याकडे 34,000 सोसायटी आहे ना कंटेस्ट करायला. तुम्ही कशाला त्याच्या मागे लागता? तर आय थिंक पर्सनली यू शुड नॉट गेट इन टू दी सोसायटी वेअर यू आर ऑलरेडी ऑडिटर. ओके. आरओ यू शुड बी इन द पैनल. पैनल छोड़ून कोई आरओ हो सकता. इनका सवाल है कोई क्वालिफिकेशन है क्या? अभी हाउसिंग सोसाइटी का जो मेंबर रिटर्निंग ऑफिसर बनना चाहता है उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं.
वो तो इवन ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, बिना ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी चलेगा। अभी आप पूछेंगे पढ़ा नहीं लिखा है तो वो कैसा करेगा? पढ़ा नहीं लिखा है तो भी वो पढ़ा लिखा वो आदमी को हायर कर सकता है। मान लो आपको सोसाइटी का आरओ बनना है, बराबर, जैसे मिनिस्टर बनते कि नहीं वैसे आपको आरओ बनना है, चलो पोस्ट लेना है, आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप रमेश बाबू को हायर कर सकते हो, उसका फीस सोसाइटी बनेगी। तो आरओ कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर कंसल्टेंट्स, ठीक है ना। वो उधर आप रेजोल्यूशन में पास करने का, so and so is appointed as RO, but if he wants any legal guidance, he can always take the consultancy of others and the society will pay for it. ऑफिसर लागतो सेंट्रल मेंटल ते काय कळलं नाही मला, म्हणजे आरओ जर पॅनल वर जाण्यासाठी काय क्वालिफिकेशन आहे काय क्रायटेरिया आहे? नाही, नाही. आता बघा सोसायटीमध्ये आरओ व्हायचं असेल तर तुम्हाला काय गरज नाही, तुम्हाला पॅनल मध्ये जायचं असेल तर पहिल्यांदा तुम्ही ऍडव्होकेट झाला पाहिजे. ओके, एक तर तुम्ही ऍडव्होकेट असायला पाहिजे पॅनल मध्ये जायचं असेल. दुसरा तुम्ही ऑडिटर असू शकता, म्हणजे जीडीसी केलं असेल, गव्हर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन अकाउंटन्सी म्हणून एक कोर्स आहे, ते 1 वर्षाचा कोर्स आहे, आता सुद्धा तुम्ही करू शकता, कोणी करू शकता, कुठलेही ग्रॅज्युएट ते कोर्स करू शकता. हे दुसरं क्वालिफिकेशन. तिसरं तुम्ही गव्हर्नमेंट मध्ये रिटायर्ड ऑफिसर असायला पाहिजे, कुठल्याही सहकार विभागामध्ये असू द्या, कुठल्याही गव्हर्नमेंटचा रिटायर्ड ऑफिसर असू शकता, ठीक आहे. हा, बँक ऑफिसर तुम्ही प्रयत्न करू शकतात पण नाही. कोऑपरेटिव्ह मधला एक्सपर्ट असेल तर होऊ शकतो. कोऑपरेटिव्ह मध्ये तुम्ही काम केलं असेल, कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट मध्ये किंवा कुठल्याही गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट मध्ये, तर हे 3 क्वालिफिकेशन आता सध्या दिलेलं आहे. ओके Sir, actually, there are plenty of queries. I think I will take up one by one. Yeah. But my first question is, supposing if we don't get the candidates, 8, 9, 10, what is specified in general category? Because in some societies, people are hesitant to come join the managing committee. So, what should be done? Supposing if there are... Okay, how to fill up the If the nominations do not come forward. ठीक है. Okay. Second is in this connection only. There is women category SC/ST. So SC/ST we know that it cannot be filled up by the general candidate. But whether women, if ladies candidate do not come forward, then whether it can be filled up by male candidates. Okay. ठीक है. Yeah. Get. गव्हर्नमेंट जेव्हा आता सर्टिफाईड ऑडिटर पॅनल ऑडिटर म्हणून एक आरोप सांगितलंय की सोसायटी जर अप्रोच केलं त्याला आपण हॉनररी म्हणून आपण फीस काही घेऊ शकत नाही, काही नाही. पण ही जी संस्था आम्हाला जी पॅनल हे करते त्याला काय आपण इलेक्शन घेतो, जर सभासद असतील समजा एका सोसायटीमध्ये 50 ते 60 सभासद आहेत तर त्याची काय फीस तिथे पॅनल आपल्या गव्हर्नमेंटला भरायला लागतं का? तसे आपण ऑडिट फीस म्हणून आपण एक मेंबर मागे चार्ज करतो. इथे तर आपण आरो तो इलेक्शन कंडक्ट करणार त्याला तो तसा एकदम सोसायटी जी आहे हे करत तो त्याला हे करू शकतो. पण त्याच्या बाकीचं जे अपॉइंटमेंट केली आहे ती ते जर लायबल असेल तर ते कसं काय होऊ शकतं की त्याला तिथे काही त्याची नॉमिनेशन होऊ शकते का तिथे काही फीस प्रमाणे काय? बघा कुठलीही फीस गव्हर्नमेंटला भरायची गरज नाही, फक्त त्यांना अर्ज करायचा आहे, त्यांचा एक्सपिरियन्स द्यायचा आहे आणि संपलं. सो देयर इज नो नथिंग टू बी पेड टू दी गव्हर्नमेंट. पण नंतर गव्हर्नमेंट मध्ये काय कुठे काय पैसे जमा होणार आहे, ते किती जमा होणार आहे, कसं जमा होणार आहे नंतर मी सांगणार आहे. ड्युरिंग द इलेक्शन प्रोसेस विच वी विल बी डिस्कसिंग देयर इज सम अमाउंट विच हॅज टू बी फॉरफिटेड ऑफ द कॅन्डिडेट. जो इलेक्शन मध्ये उभे राहतो त्याला 500 रुपये जनरल कॅटेगरीमध्ये आणि 200 रुपये SC/ST मध्ये डेपॉझिट घेणं बंधनकारक आहे. सी द every returning officer should note that when you are receiving the nomination form, when you are receiving a nomination form, you have to receive 500 rupees from the general candidates, including ladies. Only for SC/ST and other backward, it is 200 rupees. So that means every nomination will be accompanied by this fees 500 and 200.
Now what happens, sir, काय होईल? Suppose one of the candidates is getting less than 1/10 of the votes. He gets less than 1/10 of the total votes casted. Then his deposit will be forfeited. This is called deposit. His deposit will be forfeited. And that forfeited deposit will go to government. पण आरोला काय भरायचं नाही, पण कॅन्डिडेटला जे भरेल आणि त्याला मतदान मिळत नसेल लेस दॅन 1/10, देन इट शुड बी डिपॉझिटेड इन द गव्हर्नमेंट. दुसरा प्रश्न तुमचा येऊ शकतो, हे जे डिपॉझिट आहे हे कोणाच्या नावाने घेतलं पाहिजे? ये डिपॉजिट जो है 200 और 500 किसके नाम से लेना है? किसको क्या लगता है किसके नाम से लेना चाहिए? सोसाइटी का नाम से. और किसके नाम से लेना चाहिए? हाँ? किसके नाम से? सोसाइटी के नाम से. हाँ? डिपार्टमेंट का नाम से, आरओ के नाम से. तो मेरे पास अभी 4 सवाल आए. अभी कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं. एक तो आरओ के नाम से लेना है, दूसरा बोलते हैं सोसाइटी के नाम से लेना है, तीसरे बोलते हैं गवर्नमेंट के नाम से लेना है. गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन अथॉरिटी के नाम से. हाँ बोलो. नहीं कैश तो अलग है ना. वो कैश किसके नाम से, या कैश बिल या तो रिसीट कौन इश्यू करेगा वो आएगा सवाल. तो किसके नाम से लेना है? कितने लोग को लगता है कि आरओ के नाम से लेना है? हाथ ऊपर करो. 1 2 3 4 5 6. और सोसाइटी के नाम से ओके लगभग 10 है. और गवर्नमेंट ओके वो भी 10 है अप्रोक्सीमेटली. एक्चुअली ये लेना है आरओ का नाम से. एग्जैक्टली. द रिटर्निंग ऑफिसर, यदि चेक लेना है आपको रिटर्निंग ऑफिसर के नाम से लेना है. और चेक जो है वो स्क्रूटिनी के पहले एनकैश होना चाहिए. और रिटर्निंग ऑफिसर कैश भी रिसीव कर सकता है. रिटर्निंग ऑफिसर कैश भी रिसीव कर सकता है. अदर देन दिस ही कैन नॉट रिसीव एनी अदर कैश. और उसको रिसीट इश्यू करना चाहिए. नेचुरली पहले देखो इलेक्शन ऑफिसर पर्सन ही है, वो अपना पर्सनल अकाउंट में लेगा. नहीं देखो ऐसा है, सुनिए, यू आर 100% राइट. उसका आप अलग से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं, अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, मैं भी क्लाइंट से जीएसटी है, इनकम टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, मैं मेरा नाम से लेता हूँ और फिर मैं वो निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करता हूँ. मेरा पास वो एंट्री रहता है. एक बार आप एंट्री रहते हैं कि क्योंकि पैसा आया और वोटिंग होने के बाद वो पैसा आप उसको रिटर्न देने वाले, ऐसा नहीं कि वो पैसा आप अपने जेब में रखोगे. सो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एक अथॉरिटी का अकाउंट होता है आरओ. आप लिख सकते हो रमेश प्रभु इन ब्रैकेट रिटर्निंग ऑफिसर अकाउंट. यू कैन ऑलवेज राइट दैट एंड दैट इज, और उसमें डिपॉजिट होगा. सो इनकम टैक्स का कोई दिक्कत नहीं आएगा. और आया तो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. और कितना आने वाला है? जो ये फॉरफिट हो गया, समझो 10 वोट नहीं लिया, वो अमाउंट आरओ को आप बोल रहे हैं आएगा. इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर को वो पैसा लेके गवर्नमेंट को जमा करना है. 1/10 का वोटिंग नहीं हुआ तो दैट बिकम्स हिज रिस्पांसिबिलिटी टू मेक ए डीडी एंड टू पे टू द इलेक्शन अथॉरिटी. वो नियम में बोला है. ओके. Now, who will issue this receipt? The society issue or a returning ऑफिसर? वन हो सी सोसाइटी का रोल, जिस दिन इलेक्शन ऑफिसर रोल में आ गया तो रिटर्निंग ऑफिसर ही करेगा ना काम. तो रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू इश्यू द रिसीट. And second thing, sir, you spoke on the proposer and seconder. Now, who are these people? Who can become a proposer and a seconder? Would that also be a person who undergoes a returning officer training? No, or no, a no. normal member? Proposer and seconder can be anybody, Okay. any member of the society. Okay. Any member of the society can be proposer and seconder, including a defaulter can be proposer and seconder. Okay. Try to understand,
A candidate cannot be a defaulter. A candidate cannot be defaulter. But a defaulter can always propose a candidate. क्योंकि कई बार आरओ क्या करता है, तुम डिफॉल्टर है, तुम प्रपोज नहीं कर सकता है, तो इसका क्या करते हो, रिजेक्ट करता है. वो ऐसा नहीं चलेगा. A defaulter can, because there is no disqualification for a, हाँ, but he should be a voter. उसका वोटिंग का लिस्ट में नाम आना चाहिए. जो फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स है, who can be proposer and seconder? Proposer and seconder can be the person whose name appears in the final voter list, not in the provisional voter list, final voter list. What is provisional list? What is final list? We'll discuss. Okay, and so third thing on the concept of member that you spoke. Now, when you state a member, will that member be restricted to the person who has voting rights, especially for the returning officer, or a person staying in the society can also be concluded as a member? Member How do you means, define that? member means member whose name is appearing in the voter list. Okay, so Whose that's- name the share certificate stands, whose name appears in the I form and J form register. Okay. So He that- should be the member of the society, Okay. or at least associate member of the society, or a provisional member of the society, or a joint member of the society. Okay. But if he is not a member of the society, then he cannot be returning officer. For example, a husband is a member So wife and cannot wife be. cannot. But if wife is an associate member, then she can become a returning officer Got it. with the consent of the first member. ठीक है? My name is Sujal Gupta. Yeah. Defaulter member can become a RO in the cooperative society. Yes, a very good question. Honestly speaking, there is no bar. Yes, the law does not say a defaulter cannot be a returning officer. But basically, the defaulter will not be made as a RO by the society. यदि सोसाइटी को लगता है कि ये डिफॉल्टर है फिर भी ये आरओ का काम अच्छा कर सकता है तो आप अपॉइंट करो ना. There is no disqualification. Who can be an RO? Any member of the society. Who cannot be an RO? Who is an employee of the society? Who is an auditor of the society? Who is in the existing managing committee? And who does not want to contest in the committee? Contest in the election. Yeah. Normally, auditor means statutory auditor. बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना चाहिए आरोप. देखो, अपना सोसाइटी का रहेगा, छोटा सोसाइटी, आप खुद का सोसाइटी का आरओ होते हो, आपको अलग अकाउंट ओपन करने का जरूरी नहीं. बट एक प्रोफेशनल आरओ जो अभी 340 आरओ है और इनका समझो कम से कम 50 सोसाइटी को रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे साल भर, बराबर ना. एक सोसाइटी का 10-10 कैंडिडेट है, मतलब आपको 5,000 रुपए तो आएगा, तो आपका टर्नओवर बढ़ सकता है. तो उस टाइम में इट इज बेटर टू ओपन ए सेपरेट अकाउंट सो दैट अकाउंट्स आर नॉट मर्ज्ड, क्योंकि ये डिपॉजिट है व्हिच हैज टू बी रिटर्न विद इन नेक्स्ट 60 डेज. तो आप अपना रेगुलर अकाउंट में डालेंगे, फिर पैसा देने के लिए नहीं होगा, फिर उसके ऊपर आपका एक्शन होगा, उसका पर्सनल अकाउंट का इन्वेस्टिगेशन होगा. उससे अच्छा रिटर्निंग ऑफिसर. आप रिटर्निंग ऑफिसर हो क्या? हाँ, यदि आप रिटर्निंग ऑफिसर है तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, आप अलग से एक अकाउंट जिसको हम बोलते हैं आरओ अकाउंट करके, आरओ और रिटर्निंग ऑफिसर अकाउंट करके अलग से ओपन करो. ठीक है?